बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर सीरीज़ की। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, यानी कि जो अनार्जित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप मजदूरी कर रहे हो। ठीक है। वहाँ पर आपने वहाँ से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने वहाँ पर अभी काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, ये एक लायबिलिटी है। ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी, लायबिलिटी यानी कि देयता। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर ये है किस पर लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो देखिए, करंट असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कट जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स असेट्स पे लगती है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारी हो गई बिल्डिंग, हमारी हो गई मशीनरी, ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की। तो फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट्स पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है। ये लगता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स पे, ये भी एक तरह से मूल्यह्रासी होता है। तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर, और जो टेंजिबल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा। अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे को बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गई। ठीक है। और अब देखिए, यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की, तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। हैवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे, इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 लाख का ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको आप 5 से 10 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे हर साल हम इसको 50,000 करके राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि 5 से 10 साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि प्राप्य खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी ही चीज़ें, जैसे कि विविध देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब जो प्रोविजन होता है बैड डेट के लिए वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड, बैड डेट वो होता है जो भी हमारे डेटर्स होते हैं वो हमें जब हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं चुका पाते हैं तो हम उसको बैड डेट में डाल देते हैं, यानी कि अब ये इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो उस लॉस को
मीट आउट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के नाम से। अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा, तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहां से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, ये क्या करते हैं, हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड है, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि देखिए परचेस ऑफ लैंड है, ये हमें बहुत टाइम तक, सालों तक, कई जनरेशन्स तक हमें बेनिफिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज नहीं है, हम इस पर बहुत जनरेशन्स तक बेनिफिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब आता है परचेस ऑफ बिल्डिंग, अगेन परचेस ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है, क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लीज पट्टे पर लिया है, ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफी है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है, मंथली बेसिस पर दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। अब एक बिल है जो कि ए के द्वारा ड्रॉ किया गया है बी पर, इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। अब ये डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, ठीक है, कैश अकाउंट के, बीज अकाउंट के नाम से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स या फिर बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से। तो आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, यानी कि इसने रिसीव किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से ये डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बी की बुक में क्या हो जाता है, बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगेन इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हेन a bill drawn by A on B and retained till the date of maturity is dishonored on the due date। मैच्योरिटी तक रखा गया है, कॉमा है यहाँ पे फ्रेंड्स, एंड डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। यानी कि एक बिल था जो कि ए ने ड्रॉ किया था बी के नाम से और उसने उसको मैच्योरिटी डेट तक रखा, लेकिन जो ड्यू डेट आई वहां पर वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से, बी अकाउंट के नाम से, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट के नाम से। अब आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के नाम से, बी अकाउंट इस नाम से ये डेबिट किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पर बी जो है वो क्या हो गया, डेटर बन गया उसका, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, अब वो पैसा किससे लेगा, बी से लेगा, इसलिए उसने बी का अकाउंट क्या किया, डेबिट किया है, तो बीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चले जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अगेन एक और हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी, ए ने ड्रॉ किया बी पर और बी ने उस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया सी को, अब वो क्या हो गया, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, इट इज क्रेडिटेड इन दी बुक्स ऑफ ए। अब ए की बुक में किस नाम से क्रेडिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट के नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट या फिर सीज अकाउंट के नाम से। तो देखिए एक बिल था, किसने, बी, ए और बी का पार्टी थी, सी को वो एंडोर्स किया गया था इस बिल को। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोर्स करने के बाद अब वो बुक ए किसके नाम से करेगा, तो देखिए यहाँ पर ए जो होगा ए के बुक में आएगा एंडोर्स का नाम सी अकाउंट, ठीक है, सी का अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट
ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ने ड्रॉ किया बी पर, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी अब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। देन इन द बुक्स ऑफ ए इट इज डेबिटेड टू, अब ए की बुक में क्या डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बी अकाउंट, या फिर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग है। इन्होंने बिल ड्रॉ किया था और वो वहां पर क्या हो गया, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है बी। तो देखिए इंसॉल्वेंट हो गया है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बी का अकाउंट यहाँ पे क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। बी क्या हो गया, उसके लिए देनदार की तरह है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट, 3 राइट आंसर हो जाएगा। बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होगी। वो इंसॉल्वेंट हो गया वो अलग मैटर है, फिर वो किस तरह से उससे वसूल करता है, क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी बी के अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिल्स आर ड्रॉन बाय, अब जो बिल्स हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट्स, या फिर ब्रोकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के बाद हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी, बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एकदम याद आया वो, बिल्स आर ड्रॉन बाय, अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट, या ब्रोकर्स। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है, क्रेडिटर्स के द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो थी बीआरएस की हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं और जिनकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ आपको क्वेरी थी और आपकी अब ये क्वेरी ठीक हो गई है, ठीक है। फ्रेंड्स उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बीआरएस जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस थे, बैंक करता है, कस्टमर करता है, सेलर करता है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। तो मैंने वहां पे आंसर आपको बताया था कि कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है, ये करता है, कस्टमर ऑफ द बैंक। वहां पर किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है कौन था, एक व्यूअर का कमेंट था कि जो ऑडिटर होता है वो बीआरएस प्रिपेयर करता है, कस्टमर नहीं, इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो शायद उनको कंफ्यूजन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीआरएस को प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीआरएस वही प्रिपेयर करेंगे ना जिसका बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई पर्सन प्रिपेयर नहीं करेगा बीआरएस जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम दो पार्टी लेके चल रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं बैंक और एक लेके चल रहे हैं उस बैंक का कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीआरएस है इसको प्रिपेयर करता है कस्टमर। अब ये कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक कंपनी मैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, कस्टमर कस्टमर है, वो बैंक का कस्टमर है। अब वो कोई भी वर्क करे, ठीक है। अब कस्टमर खुद प्रिपेयर करे या अपने ऑडिटर से प्रिपेयर करवाए या अपने अकाउंटेंट से प्रिपेयर करवाए या अपने किसी कोई भी रिलेटिव से प्रिपेयर करवाए, किसी से ही प्रिपेयर करवाए, ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मेन तो ये माना जाएगा ना कि वो कस्टमर ने प्रिपेयर किया। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी निकल कर आती है, डिफरेंस निकल कर आता है कैश बुक और पासबुक में, तो कस्टमर ही जाएगा बैंक के पास उसको सॉल्व कराने, ठीक है। अब वहां पे कस्टमर के बिहाफ पर फिर चाहे उसका ऑडिटर जाए, फिर चाहे उसका अकाउंटेंट जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर बैंक तो उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करेगी, ठीक है। वो तो उसको उस तरह से ट्रीट करेगी ना कि हाँ हमारे इस पर्सन का इस बैंक में अकाउंट था, आप उसके ऑडिटर हैं, ठीक है। तो यानी कि आप उसके बिहाफ पर हमारे पास आए हैं तो आप भी हमारे लिए कस्टमर हैं, ठीक है। आप हमारे लिए इस टाइम वो ही पर्सन है, ठीक है। तो आप, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए मैंने वहां पर जो ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन 1 में ही था, कस्टमर ऑफ द बैंक, ये मैंने आपको बोला था। कस्टमर आप वो कस्टमर मत समझिए, कस्टमर होता है उस बैंक का कस्टमर, उस बैंक में जिसका अकाउंट है। अब वो किसी से भी प्रिपेयर करवाए ये अलग मैटर है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय, अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में, द प्रेजेंटर ऑफ द बिल, यानी कि बिल को जो प्रेजेंट करता है उसके में, द डिस्काउंटिंग बैंकर, बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में, या फिर द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें
तो जो प्रेजेंट करता है बिल को बैंक में, उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने ड्रॉ किया बी पर, बी ने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए, तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पे लगाएगा, बी के लिए, और बी ने वो खर्चा सारा करा, ठीक है। तो बैंक ने नोटिंग करी, तो बी ने सारा खर्चा कराया, तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए, तो वो अकाउंट, अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा, लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से, कि हाँ तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए हैं नोटिंग कराने में। तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा, ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके, ठीक है, उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा, और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं, बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं, और बैंक के लिए वो सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू। अब बिल में छूट देते समय डेबिट को क्या किया जाना चाहिए, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक्सेप्टर अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी, तो यहाँ पर जो डेबिट होता है, अगर हम बात करें तो डेबिट हमारा किया जाना चाहिए बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक डिस्काउंटिंग करने में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैंक राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम फिर कल डिस्कस करेंगे। कैंसलिंग द ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉइंग अ फ्रेश एक्सेप्टेंस इज नोन एज, यानी कि एक ओरिजिनल बिल को कैंसिल करके एक फ्रेश एक्सेप्टेंस बनाई गई है, उसको क्या बोलेंगे, रिटायरिंग अंडर रिबेट, रिन्यूएबल, डिस्काउंटिंग, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। तो देखिए, जब हम कोई भी बिल कैंसिल करते हैं उसके बाद एक नया दूसरा प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर उसको बोला जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी इसका आंसर। इसका आंसर आपको खुद सर्च करके बताना है, वैसे आपको पता होगा, ठीक है। When a bill is discharged, the acceptor debits, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है, तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है, क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट, या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए, यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं, जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज, या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट की बात की जा रही है, तो ये डेज तो कट गया, अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है, 1971। तो फ्रेंड्स, अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ठीक है, इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है, क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट, ठीक है। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है, आपने उस बजट को
स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है, जिसको जीरो बजट कहते हैं, ठीक है। तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है, ठीक है। अब 2 and 2 क्या होता है? 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए? 2, यानी कि ये क्या है? हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं, मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है? मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है, ठीक है। तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जी अकाउंट करंट है वो एक क्या एक जर्नल है, आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की उसने पूरे साल में कितना काम किया है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है, ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा। नेक्स्ट है विच इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये बात बताना है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्रेडिटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में उसको क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गोइंग कंसेंट के कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से, रियलाइजेशन या फिर मैचिंग, यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेसिस पर हमें कौन सा ऐसा हमें बेसिस लेना पड़ता है जिसमें हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को जमा करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है, ये अमाउंट कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं, टू परचेज, टू वेजेस, यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का मतलब क्या होता है? आपको क्रेडिट करने का कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का बैलेंस क्या है? इक्वल निकल कर आए, यानी कि क्या हो गया? मैचिंग करने के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों चीज मैचिंग नहीं होंगी तो आपका ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन दोनों के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके सेल्स है, वेजेस है और जो भी आपका परचेज है, इन सब में का जो डिफरेंस है, यानी सेल कितनी हुई, परचेज और एक्सपेंसेस कितने हुए, उन सब के डिफरेंस यानी कि बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है। Assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of accounting convention। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां होती हैं उनका लेखांकन सम्मेलन के कारण उनकी प्रतिस्थापना लागत के बजाय कम मूल्यांकन ह्रास पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? गोइंग कंसर्न से, मैचिंग से, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसलिए दिखाया जाता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मूल्यह्रास हम कम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ऐसा तो नहीं ना हमने कोई प्लांट लगाया या फिर कोई मशीन ली, वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी,
10 या 20 साल तो उसकी लाइफ रहेगी। अब उसमें हम उसको ना उतने साल तक राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। तो यानी कि एक तरह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कल बंद होगा या कितने साल तक चलेगा, गोइंग कंसर्न की तरह है। तो उसी तरह से हमारी असेट्स भी हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो असेट्स है वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी या फिर 5 साल तक रहेगी। हम उसको गोइंग कंसर्न की तरह करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे कि अब हमें एग्जैक्ट टाइम वैल्यू नहीं पता उसकी कि वो कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसी होगी, उसमें हमारी जो मशीनरी वर्क करेगी या नहीं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर एक तरह से प्रोविजन बना के चलते हैं और एक आइडिया में लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमें फंड कलेक्ट करके रखना है नई मशीनरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है गोइंग कंसर्न, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर हम अगर इसमें बात करें तो कौन से खातों की पुस्तकों में लिखते हैं या फिर एंट्री करते हैं। एक्सीलेंट मोरल ऑफ वर्कर्स की, क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है और हम लिखते हैं कि किस बुक्स अकाउंट में हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की लागत को। क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, नियंत्रण से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रबंधन से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जो चीज हमारी मनी में डिनोट की जा सके। देखिए यहाँ पर मॉरल को मनी में हम नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर मैनेजर की जो मैनेजिंग एबिलिटी ये भी मनी में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जबकि जो मशीनरी की कॉस्ट है वो मनी में रिप्रेजेंट होती है कि इसकी इतना अमाउंट है इस मनी मशीनरी का, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। इसमें आपको कन्वेंशंस जरूर पढ़ने हैं क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस करे प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है। तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर
डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है, बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रिलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ, यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे, लॉस को करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, यानी कि आमतौर पर राजस्व को उस समय माना जाता है जब वो अर्जित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हमारी सेल इफेक्ट होगी, कैश रिसीव्ड होगा, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, या फिर गुड से डिलीवर, यानी कि इन चारों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन में है जब आप मानेंगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है जब हमारा कैश रिसीव्ड हो गया, ये हम नहीं मानेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है। एंड गुड से डिलीवर्ड, ये भी इससे रिलेटेड मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेल इज अफेक्टेड, जब हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई भी माल किसी को बेच दिया, इट मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्योंकि देखिए जब आप किसी को माल बेचेंगे तो वो कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में आपका माल ले लेगा। जब उसने आपका माल खरीदा है तो उसको पैसा भी वो उसका जरूर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने उतने अमाउंट अर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर देखते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आज हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए, यानी कि आज हमने इतना कमा लिया। अब उसमें से कुछ आपने कैश में दिए होंगे प्रोडक्ट, कुछ आपने क्रेडिट पे दिए होंगे, यानी कि कुछ आपने पैसे दे के लिए और कुछ आपने उधारी दे दिए। अब उधार दिए हैं तो इट मीन्स वो कल या परसों कभी ना कभी आपका पैसा उसका दे ही देगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने जितना भी कैश पे किया हो सेल, चाहे क्रेडिट पे किया हो, वो सारा ही आपका अर्न माना जाएगा, आपका रेवेन्यू माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल इज अफेक्ट होगी। जो हमारी सेल अफेक्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।